हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हम बात कर रहे थे पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक्स की, और उसका हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया था। हमने बात कर ली थी कि गाउस लॉ ऑफ पोलराइजेशन, उसका डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म, फिर उसके बाद हमने बात की थी डिफरेंशियल फॉर्म की, जो हमने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए बात की थी। सॉरी, उसके हमने इंटीग्रल फॉर्म की बात की थी। तो आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस के जो अलग अलग पैटर्न बनते हैं, जो अलग अलग कंडीशंस बनती है, उनको हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद फिर आज के लेक्चर में ही हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए कल के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो कल सबसे पहले तो हम लोगों ने बात की थी जो गाउस लॉ है, इंटीग्रल फॉर्म था इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो उसके लिए बात कर लेते हैं। तो हमने ये लिखा था कि डाइवर्जेंस, सॉरी, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका अगर हम क्लोज इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिल रहा था, क्यू एफ। क्यू एफ को हमने बोला था फ्री चार्ज। ठीक है, उसको हमने क्या बोला था, फ्री चार्ज। जो क्यू एफ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन रो और डी टाउ। इंटीग्रेशन रो डी टाउ, जहां रो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फ्री। दो तरह की हमने डेंसिटी की बात की थी, फ्री चार्ज डेंसिटी और बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये बन जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस, और ये हो जाएगा क्या, रो एफ और डी टाउ। अब यहाँ पर हम लगा देंगे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसकी जगह हम लगाएंगे कौन सी, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो जब हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने पे ये केस में बन जाएगा डाइवर्जेंस में। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये डाइवर्जेंस डॉट डी, और ये हो गया डेल टाउ इक्वल्स टू, इधर क्या वैल्यू, इधर है रो एफ और डेल टाउ। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा डाइवर्जेंस डॉट डी माइनस रो एफ डेल टाउ इक्वल्स टू जीरो, माइनस रो एफ डेल टाउ इक्वल्स टू जीरो। और इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म आ जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में है ना। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म आ गया। ये कौन सा फॉर्म आ गया, डिफरेंशियल। तो अब हमारे पास अलग अलग गाउस लॉ हो गए। एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखा, एक हमने पोलराइजेशन के केस में देखा, एक हमने डिफरेंशियल के फॉर्म में, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में। जब हम पोलराइजेशन की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं क्यूबी, या तो आता है बाउंड चार्ज या आता है बाउंड चार्ज डेंसिटी। जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं तो उस केस में आता है रो एफ या क्यू एफ। रो एफ का मतलब होता है जो फ्री चार्ज डेंसिटी है या फिर फ्री चार्ज। और जब हम ई की बात करते हैं तो उसके केस में टोटल चार्ज आता है, यानी कि क्यू एफ प्लस क्यू बी है ना, उसकी वैल्यू होती है। तो ये तो बात हो गई हमारे अलग अलग जो हमारे पास जो डिफरेंशियल फॉर्म है और इंटीग्रल फॉर्म है गाउस लॉ के, तीनों ही केसेस के लिए। अब हम बात करेंगे बाउंड्री कंडीशन फॉर वेक्टर पी। तो पी का मतलब हो गया पोलराइजेशन। तो हमने दो मीडियम ले लिए, एक है मीडियम वन और एक है मीडियम टू, और इनके अलग अलग मीडियम है। तो कोई जो पोलराइजेशन जो है, कोई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो फॉलो कर रही है इस पाथ को, मीडियम वन से और किस में जा रही है, टू में जा रही है। मीडियम वन में वो एंगल बना रही है थीटा वन, और मीडियम टू में वो एंगल बना रही है थीटा टू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हमें बताना होता है कि डिसकंटिन्यूअस होगी या कंटिन्यूअस होगी। किस फील्ड में, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में कंटिन्यूअस होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी, या टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंटिन्यूअस होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी, वो हमें डिफाइन करना होता है। तो इसका डेरिवेशन होता है, तो डेरिवेशन में तो हमें जाना नहीं है खैर। तो इसको हम जो है, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, एक मैं डेरिवेशन करके बता देता हूँ, फिर बाकी के मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। जैसे कि मैं इस केस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ये P1 हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये P2 हो गया ना। ये हो गया P1 और ये हो गया P2। तो P1 जो है उसका जो नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन मतलब जो इंटरफेस के नॉर्मल, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन हो गई, ये वाली जो डायरेक्शन हो गई वो नॉर्मल हो गई अबव द प्लेन, और ये वाली जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल हो गई इधर बिलो द प्लेन, यानी कि वन में। तो अगर मैं P डॉट डी एस लिखता हूँ, P डॉट डी एस की वैल्यू लिखता हूँ, तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर लेना होता है मेरे को, कौन सा वेक्टर लेना होता है, परपेंडिकुलर ना, नॉर्मल नॉर्मल वेक्टर लेना होता है, एरिया वेक्टर। तो मैं एरिया वेक्टर के अलोंग P का कंपोनेंट ले लूंगा। तो एरिया वेक्टर के अलोंग जो P का कंपोनेंट जाएगा वो कौन सा जाएगा, P2 cos थीटा 2, और इधर जाएगा P1 cos थीटा 1। यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है और जो पोलराइजेशन वेक्टर है दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एंगल बनेगा कितना, 90 डिग्री। तो एक बार मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पर बनेगा, ये बनेगा P2, और ये बनेगा cos थीटा 2, और ds, इसको ds तो दोनों में सेम रहेगा तो इसको मैंने लिख दिया ds। और अब दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो दोनों के बीच का एंगल हो गया जीरो, इसलिए डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा।
और जो ये वाला बनेगा ये क्या बनेगा, P1 cos थीटा और ds। अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या आएगा, cos 180 डिग्री, है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट भी कर रहे हो आप साथ में, ये ध्यान रखो। तो cos कितना आएगा, 180 डिग्री। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया मैं वापस बता दूं, हमें ये परपेंडिकुलर लेना होता है एरिया वेक्टर, है ना। तो ये जो सरफेस दिख रही है इसके परपेंडिकुलर तो ये डायरेक्शन होगी। तो मैंने क्या किया है, P2 का नॉर्मल कंपोनेंट ले लिया। P2 का नॉर्मल कंपोनेंट P2n मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो उसकी वैल्यू हो गई P2 cos थीटा 2। सिमिलरली P1 का जो नॉर्मल कंपोनेंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, P1, उसकी वैल्यू आएगी P1 cos थीटा 1। अब P1 cos थीटा 1 इस डायरेक्शन में, और जो एरिया वेक्टर है वो ऑपोजिट जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है cos 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो भाई, अब क्या होगा, P2 cos थीटा 2 और ये ds, अब ये हो जाएगा माइनस P1 cos थीटा 1 और ds। ये माइनस कैसा हो गया, क्योंकि cos 180 डिग्री है, जो वो कौन सी वैल्यू दे देगा, नेगेटिव वैल्यू दे देगा, इसलिए क्या लिख दिया, माइनस यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। P2 cos थीटा जो है, टू जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट है पोलराइजेशन का, है ना, और अबव द सरफेस यानी कि मीडियम 2 में, और P1 cos थीटा 1 है वो नॉर्मल कंपोनेंट है पोलराइजेशन वेक्टर का बिलो द सरफेस। यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई। अब P डॉट ds जो है, P डॉट ds वो किसके बराबर था, वो बराबर था QB, और कौन सा QB, माइनस ऑफ QB ना। ये किसके बराबर था, माइनस ऑफ QB। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ P डॉट ds, क्लोज इंटीग्रेशन P डॉट ds वो बराबर था माइनस QB। QB का मतलब है सिर्फ चार्ज। अब मेरे को पूरा चार्ज को अगर लिखना चाहता हूँ मैं, पूरे चार्ज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं एरिया के लिए निकालना चाहता हूँ तो इसको मैं QB की जो वैल्यू है तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सिग्मा बी और ds, सिग्मा बी और ds। तो यहाँ से मैंने क्या करा, इस P2 cos थीटा को लिख दिया मैंने P2n, और ये हो गया ds। सिमिलरली इसको लिख दिया मैंने P1n, और ये हो गया ds, और यहाँ माइनस QB की जगह मैंने लिख दिया सिग्मा s ds। तो अब ये सिग्मा s, ये इंटीग्रेशन में चल रहा है ये भी। अब जो सिग्मा s है वो ds है, सॉरी सिग्मा ds वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से P2n माइनस P1n इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा b, b आ जाएगा, माइनस ऑफ सिग्मा b। ठीक है, माइनस ऑफ सिग्मा b, ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी नॉर्मल डायरेक्शन। अब अगर ये 0 के बराबर होता तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है, और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। दैट मीन्स कि जो नॉर्मल डायरेक्शन है उसमें पोलराइजेशन वेक्टर होगा, चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो मैं यहाँ नोट लगा के लिख देता हूँ कि इन नॉर्मल डायरेक्शन, इन नॉर्मल डायरेक्शन P is discontinuous, P is discontinuous। तो नॉर्मल डायरेक्शन में P की वैल्यू डिसकंटिन्यूअस। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं किसके, डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हम किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम सेम कहानी लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा d2n माइनस d1n, और ये हो जाएगा सिग्मा f। d2n माइनस d1n ये हो जाएगा सिग्मा f। सिग्मा f का मतलब हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये कौन सी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी। यदि हमें ये कह दिया जाए कि जो P21 है ना, यदि हमें कह दिया जाए कि जो मीडियम 2 है वो वैक्यूम है, मीडियम 2 वैक्यूम है, तो उस केस में P2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमें ये कह दिया जाए कि जो P1n है, P1n है वो वैक्यूम है, तो उस केस में D1n की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वो डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा D2n के, है ना। तो मैं यहाँ नोट लगा के लिख देता हूँ ये चीज, फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम P जो n है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इसी तरह से Dn है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। जिस भी मीडियम को आपको कहा जाए कि वो वैक्यूम है तो उसको आप 0 कर दोगे, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आंसर जो है वो हमें सेट करना। तो ये दो तो कंडीशन बन गई हमारे पास किसकी, एक बन गई पोलराइजेशन की, एक बन गई हमारे पास किसकी, डी की। अब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो ये लिखा जाता है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E2n
माइनस E1 E2n माइनस E1n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो आ रहा था सिग्मा ना, वो किसके बराबर आ रहा था, D वाला सिग्मा F। इसी तरह से पोलराइजेशन का जो फॉर्मूला आ रहा था वो आ रहा था किसके बराबर, सिग्मा B। ये जो फॉर्मूला आएगा ये किसके बराबर आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही बनाया जैसे D का फॉर्मूला है उसी से बनाया, और वहां पर सिग्मा F है तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा टोटल सिग्मा B प्लस सिग्मा। तो नॉर्मल डायरेक्शन में ये भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस है ना, तो डिसकंटिन्यूअस इन नॉर्मल डायरेक्शन, डिसकंटिन्यूअस इन नॉर्मल डायरेक्शन। और अगर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात करूं, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में चाहे पोलराइजेशन का होगा, चाहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का होगा, और चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ये कंटिन्यूअस होंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल को हम लिखेंगे ई टू टाउ, टाउ भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, और इक्वल्स टू हो गए E1 टाउ। यहाँ पर टाउ स्टैंड्स फॉर टेंजेंशियल है ना, तो टाउ स्टैंड्स फॉर टेंजेंशियल, तो ये सारे क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। अब इसके लिए चाहे आप पोलराइजेशन वाली बात कर लो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर लो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लो, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होंगे, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंटिन्यूअस होंगे, मतलब इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहां पर होगा, नॉर्मल डायरेक्शन। अब ये जो है हमने ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल अपॉन डायरेक्शन, है ना, अपॉन जिस डायरेक्शन में। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये जो वैल्यू है इसको आप चेंज करके कैसे लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो आप माइनस डेल V2n अपॉन dn। ठीक है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस D1n अपॉन dn, n का मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में, इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो इसको आप पोटेंशियल के फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोलराइजेशन है, नॉर्मल डायरेक्शन में कंटिन्यूअस होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंटिन्यूअस होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों के लिए अगर हम रिफ्रैक्शन की वैल्यू निकालना चाहें, तो रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो फिर इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लें कि इफ फ्री चार्ज इज जीरो, फ्री चार्ज डेंसिटी इज जीरो, फ्री चार्ज डेंसिटी को हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया, तब सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है, जीरो। तो सबसे पहले टेंजेंशियल डायरेक्शन की जो कंडीशन है, E2 टाउ इक्वल्स टू E1 टाउ। अब टाउ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा इसका, ये आएगा E2, ये बनेगा साइन थीटा 2, साइन थीटा 2। और ये कंपोनेंट कितना बनेगा इसका, ये बनेगा E1 साइन थीटा 1। ठीक है, E1 साइन थीटा 1, तो ये दोनों यहां से इक्वल कर दो, तो ये बन जाएगा E2 साइन थीटा 2 इक्वल्स टू ये किसके बराबर हो जाएगा, E1 साइन थीटा 1। अब हमने ये पढ़ा है कि D2n माइनस D1n इक्वल्स टू होता है सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं D2n इक्वल्स टू D1n। मैंने आपको कल ये बताया था कि जो D है वो बराबर होता है एप्सिलॉन इंटू E, है ना, तो नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए, तो नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या लिखा जाएगा, इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं हम इस मीडियम के लिए, E2 एप्सिलॉन 2, और ये हो जाएगा E2n। इसी तरह से इसके लिए एप्सिलॉन 1, और ये हो जाएगा E1n। तो E1n और E2n, E2n का मतलब हो गया E2 साइन कॉस थीटा 2, और E2 को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 2 को, सॉरी एप्सिलॉन 2 को लिख सकते हैं एप्सिलॉन R2 और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R2 और एप्सिलॉन नॉट ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहां से लिख दिया E2 एप्सिलॉन 2, और इसको लिख दिया E2 cos थीटा 2, और इसको लिख दिया एप्सिलॉन 1 और E1 और cos थीटा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, इस इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट बोल दूं और इसको मैं सेकंड बोल दूं, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। तो साइन थीटा 2 अपॉन cos थीटा 2 क्या बनेगा, tan थीटा। E2 से E2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan थीटा 2, tan थीटा 2, और नीचे क्या आ गया, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 2। इसी तरह से यहाँ क्या बन जाएगा, tan थीटा 1, और ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1।
एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन 2 जो है उसको आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R2। सिमिलरली एप्सिलॉन 1 को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R1। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी, मेरा कहने का मतलब ये है कि tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1 वो आप ऐसे लिख सकते हो। इसकी जगह आप लिख सकते हो एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह लिख सकते हो एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। तो इसका आंसर आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो बात हो गई थ्योरी की। जो भी पोलराइजेशन के अंदर आपको पढ़ना था वो सारा मैंने आपको थ्योरी का बता दिया। अब इनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जो है, पहला जो क्वेश्चन है, प्रॉपरली शायद दिख नहीं रहा है, तो उस क्वेश्चन में बोला गया है अज्यूम दैट z इक्वल्स टू 0 प्लेन is the interface between two linear and homogeneous dielectric. Linear and homogeneous dielectric, the relative permittivity epsilon r is equals to 5 for z greater than 0. तो यानी कि ये जो ऊपर वाला है ये above the plane है, इसकी जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 5 है, और जो नीचे वाला प्लेन है इसकी जो परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 4। इस ये क्वेश्चन आईआईटी जैम में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में। तो ठीक इसी तरह का क्वेश्चन इस बार के आईआईटी जैम के एग्जाम में भी पूछा गया था, लगभग सेम यही क्वेश्चन था। आपको वैल्यू दी गई है E1 की, है ना। आपको E1 की वैल्यू गिवन E1, और E1 की वैल्यू है 3i कैप माइनस 5j कैप और प्लस 4k कैप। ये आपको E1 की वैल्यू दी गई है। इफ देयर आर नो फ्री चार्ज, मतलब सिग्मा f की वैल्यू कितनी है, 0। सिग्मा f की वैल्यू है 0 ऑन द इंटरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन z लेस देन 0। मतलब E जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू बतानी है। यानी कि अगर मैं इसको E2 लिख देता हूँ तो इस E2 की वैल्यू हमें, तो देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा इट नो चेंज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, है ना। तो देयर विल बी चेंज, विल बी चेंज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड only in only in z direction, only only in z डायरेक्शन, क्योंकि z डायरेक्शन में क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है। और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर E1 की जो वैल्यू है वो बनेगी तो वो कुछ इस तरह से बनेगी कि 3i कैप माइनस 5j कैप, और ये जो वैल्यू बनेगी k कैप वाली, ये हमें फाइंड आउट करनी है। 3i कैप माइनस 5j कैप, ये तो आना ही आना है। ये k वाली वैल्यू हमें निकाल, k वाली वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे वो देख लें। तो यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, d2n इक्वल्स टू d1n, d2n इक्वल्स टू d1n। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा f की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मैंने डायरेक्ट वो लिख दिया। d2n इक्वल्स टू d1n, ये कंडीशन लगानी है। तो d2n जो होता है वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 और e2, और ये वैल्यू क्या बनेगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 और e। ठीक, तो ये कट गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो आपको किसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, एप्सिलॉन जो ऊपर वाला है उसको आपने क्या लिखा है, 1 लिखा है, उसकी वैल्यू है 5, उसकी वैल्यू है 5, और नीचे 2 जो लिखा है उसकी वैल्यू है 4। तो 1 की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू आपने लिख रखी है 4, और ये आपको निकालना है z डायरेक्शन में। और E1 का जो z कंपोनेंट है, E1 का जो z कंपोनेंट है उसकी वैल्यू है 4, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को आपने लिख दिया 4। तो E2n इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 इंटू 4 अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया 5, यानी कि जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया वो आ गया 5 आ गया। तो अब जो E2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, उसके वो वाले कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल थे वो तो सेम रहेंगे, 3i कैप माइनस 5j कैप। तो ये क्या बनेगा, 3i कैप माइनस 5j कैप, और जो z डायरेक्शन का है वो क्या हो जाएगा, प्लस 5k कैप। तो आपके पास करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका डी। तो डी ऑप्शन चेक कर लो, डी ऑप्शन, हाँ ये ऑप्शन आ गया, उसका डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो ये जैम का क्वेश्चन है 2010 का, जैम 2010। और इसी सेम जो क्वेश्चन है, सेम टू सेम, मतलब थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी, ये पूछा गया है 2023 में, है ना। इस तरह के क्वेश्चन काफी आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, चंपू से क्वेश्चन होते हैं, इनको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ना, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर द पोलराइजेशन P, पोलराइजेशन P है,
उसकी वैल्यू गिवन है के आर क्यू और आर कैप। तो आपको बताना है करस्पॉन्डिंग बाउंड चार्ज की वैल्यू बताना। तो आपके पास जो रिलेशन होता है वो होता है डाइवर्जेंस ऑफ पी इक्वल्स टू माइनस ऑफ रो बी, रो बी माइनस ऑफ रो बी। ठीक है साहब। तो डाइवर्जेंस जो है अब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखना है आपको। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में पहला वाला जो टर्म है वो ले लो, तो 1/r² डेल अपॉन डेल आर, फिर यहाँ आर स्क्वायर, और फिर जो वेक्टर लिखा हुआ है, वेक्टर क्या लिखा हुआ है, के आर क्यू, ये पूरा का पूरा इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये हो गया 1/r² डेल अपॉन डेल आर, और ये हो जाएगा के आर पावर 5। के आर पावर 5 को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी बनेगी, ये बनेगी 5 के आर पावर 4, आर पावर 4। तो फाइनल आंसर आएगा 5 के और आर स्क्वायर, 5 के आर स्क्वायर। अब हमें वैल्यू तो गिवन नहीं है, माइनस इक्वल्स टू माइनस रो भी आ, आर की वैल्यू 2 के लिए, तो फॉर आर इक्वल्स टू 2, आर की वैल्यू अगर 2 रखोगे, यहाँ पर गिवन नहीं है, आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आंसर आपको उसी फॉर्म में लाना। तो रो बी की वैल्यू आ जाएगी -20 के, -20 के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है सिलेंडर रॉड ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर मेड ऑफ एन इनहोमोजेनस डाइलेक्ट्रिक। इनहोमोजेनस डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो पोलराइजेशन होगा वो पोलराइजेशन होगा तो बाउंड चार्ज वाली कंडीशन यहाँ पर बनने वाली। इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस अलोंग जेड डायरेक्शन, ये जो एक्सिस है जेड डायरेक्शन में, विद वन एंड origin as shown in below if the rod carries a polarization। पोलराइजेशन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5z² प्लस 7 k कैप, ये पोलराइजेशन की वैल्यू। द वॉल्यूम बाउंड चार्ज इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, वॉल्यूम बाउंड चार्ज की वैल्यू निकाल। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ पी इसके बराबर किसके बराबर होता है, माइनस रो बी। तो डाइवर्जेंस कर दो इसका जेड डायरेक्शन में, यानी कि डेल अपॉन डेल जेड, है ना, और पी इसका डेल अपॉन जेड, डेल जेड जेड डायरेक्शन में, यानी कि के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू निकाल। तो आपको यहाँ से रो बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो डेल अपॉन डेल जेड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -10। ये तो हट जाएगा क्योंकि जब आप डाइवर्जेंस करते हो तो वो किस में बदल जाता है, स्केलर में। 5 × 2 10 और जेड यहाँ पर रह जाएगा 10z। ये किसकी वैल्यू आ गई, रो बी की वैल्यू आ गई। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है चार्ज की वैल्यू। तो क्यू बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर बनेगी, रो बी और डेल टाउ, रो बी और डेल टाउ। सवाल ये है कि डेल टाउ कितना होगा, तो सिलेंडर है तो सिलेंडर के केस में कितना होगा, πr² और उसकी लेंथ। तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, dz ले लेते हैं एक बार के लिए। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, dz, dz। तो अब ये जो क्यू बी है इसका इंटीग्रेशन कर दो, रो बी जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, और ये 10z, और ये πr², रेडियस को ले लिया r², और ये कितना हो गया dz। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से l। अब -10 पाई r² बाहर, 0 से l, z dz। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्यू बी ये बनेगा -10 पाई r², और ये बनेगा z²/2। तो यहाँ से l की वैल्यू कितनी है, l ही दिया हुआ है तो l ही रखो। तो ये होगा 0 से l। तो क्यू बी इक्वल्स टू -10 पाई r² l²/2। तो ये क्यू बी की वैल्यू आ गई -5 पाई r² l²। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मैच कराओ कौन सा आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा डी, है ना, हाँ डी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर आ, ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन अभी कराया मैंने आपको, यहाँ पर ε1 और ε2 का रेशो बता, अभी कराया जस्ट ये क्वेश्चन, वैसे ही होना है सॉल्व। एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं फिर बता दूँ। हाँ जी। तो यहाँ पर ये ε1 एट इंटरफेस बिटवीन टू लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बैंड एज शोन इन फिगर, अज्यूम देयर आर नो फ्री चार्ज, नो फ्री चार्ज एट द इंटरफेस, रेशियो ऑफ ε1। देखो ये E1 आ रहा है, ये E2 आ रहा है। तो सबसे पहला तो आप लिख दो E1 कॉस साइन होगा ना, E1 साइन थीटा 1, E1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू E2 साइन थीटा 2। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन के लिए हो गया।
और नॉर्मल डायरेक्शन के लिए d1n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d2n, क्योंकि फ्री चार्ज है नहीं, तो फ्री चार्ज नहीं है तो इसको आप लिख लो एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 2 पूछा है तो इसमें एप्सिलॉन 1 और ये हो जाएगा e1 cos थीटा 1 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन 2 e2 और cos थीटा, डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे sin थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1 ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर e1 sin थीटा 1 और ये बनेगा एप्सिलॉन 1 और e1 cos थीटा 1, ये बनेगा e2 sin थीटा 2 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन 2 और e2 cos थीटा। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये ये कैंसिल, ये ये e2 कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा टेन, चेंज कर लेते हैं, टेन थीटा 1 अपॉन एप्सिलॉन 1। सिमिलरली यहाँ पर बन जाएगा टेन थीटा 2 अपॉन एप्सिलॉन 2। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, तो एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा, टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये भी ऐसा ही है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप करके बताएंगे, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पर बाउंड चार्ज डेंसिटी इन स्पेयर, तो ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें से चेंज क्या करना है आपको कि जो p है उसकी वैल्यू वेक्टर के फॉर्म में दी हुई है, इसको यूनिट वेक्टर में लाना पड़ेगा। आर कैप बराबर किसके होता है, आर वेक्टर अपॉन आर मॉड, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वो तो मॉड का होगा ना, मैग्नीट्यूड का होगा, तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या लिखोगे, आर और आर कैप। तो इसको आप ऐसे लिख लो, डाइवर्जेंस ऑफ p इक्वल्स टू माइनस रो बी, तो रो बी इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू ले आओ वहां पर आप के, और आर वेक्टर की जगह आर और आर कैप, तो आर और आर कैप, तो ये बन जाएगा माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, और ये हो जाएगा के आर क्यूब आर कैप। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा थ्री के आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, थ्री के आर स्क्वायर ही आएगा ना, हाँ, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस थ्री के। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस थ्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पर पूछा है इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी। मैंने आपको कल बताया था नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन होगा तो उसमें जो है बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का हम यूज करते हैं, तो फिर हमारे पास ये वाला रिलेशन यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, पी की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर बाउंड सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछी गई, बाउंड सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले तो बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप निकाल लो, तो उसकी तो वैल्यू आपको पता है कितनी आएगी, माइनस थ्री के, है ना, जो हमने निकाल ली, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, बी आंसर आना, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने रो बी की ऑलरेडी निकाल ली, पिछला वाला ही क्वेश्चन तो था, रो बी की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली, माइनस थ्री के। तो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने, तो उसके लिए आप इसका कौन सा रिलेशन यूज करेंगे वो आपके लिए होमवर्क। आपको इतने सारे रिलेशन मैंने लिखवा दिए हैं, सरफेस पोलराइजेशन दे रखा है, सरफेस बाउंड है, तो आप कौन सा रिलेशन यूज करोगे वो आप। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन भी ठीक वैसा ही है, डाइवर्जेंस ऑफ p इक्वल्स टू माइनस रो बी, रो बी की वैल्यू माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, और जो आर स्क्वायर और p वेक्टर की वैल्यू इस बार क्यूब में ही है, तो k ये आर स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, और ये बन जाएगा के आर पावर फोर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा फोर के आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस फोर के। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी। ठीक है, तो ये था हमारा पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक। इसके कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारे इमेज चार्ज मेथड्स होते हैं, बाउंड्री कंडीशंस होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। तो वो करीबन 2 लेक्चर में आपको वो जाना है, तो इसके बाद जो इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला पोर्शन है वो हमारा फिनिश हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर देन हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।